नमस्कार, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय की माननीय महासचिव, जो एक प्रखर विदुषी एवं दूरदर्शी हिंदी सेवी हैं, जो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। वे साहित्य, भाषा, नीति और सांस्कृतिक संवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वे एक संवेदनशील लेखिका और चिंतक भी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, हिंदी के प्रतिनिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के सशक्त पक्ष प्रस्तुत करने की दक्षता उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनके प्रयासों से हिंदी को विश्व भाषा के रूप में नई पहचान मिल रही है। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुसुया जी। जी, तो चलिए हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमें अपना परिचय बताइए थोड़ा और आपके बारे में कि आपकी साहित्यिक जो यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई। अच्छा, तो नाम तो आपने बता दिया और मेरा इतना सुंदर परिचय जो आपने दिया उसमें मुझे स्वयं कुछ नई बात सीखने का अवसर मिला है। बहुत धन्यवाद। अ, वास्तव में हिंदी की पढ़ाई मेरी आर्य समाज से आरंभ हुई थी। मॉरिशस में आर्य समाज की जो बैठका है मेरे गांव में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत रही और वहीं से हिंदी का पठन पाठन हुआ। उसके उपरांत प्राथमिक स्तर से और गुजरते हुए माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालयी स्तर पर भी हिंदी की पढ़ाई जारी रही। मॉरिशस के विश्वविद्यालय से ही हिंदी में बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी करने के उपरांत मैं हिंदी शिक्षण कार्य में संलग्न हो गई। महात्मा गांधी संस्थान में प्रारंभ में माध्यमिक पाठशाला में मैं हिंदी पढ़ाने लगी। फिर उसके बाद महात्मा गांधी संस्थान के तृतीयक शिक्षा स्तर पर मैं हिंदी पढ़ाने लगी। बीए, एमए, पीएचडी, पीएचडी ने बीए, एमए, पीजीसी के विद्यार्थियों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उसके उपरांत विश्व हिंदी सचिवालय में उप महासचिव के पद पर मैं नियुक्त हुई और 6 वर्ष उप महासचिव के पद का कार्यभार संभालने के उपरांत मैं महासचिव के पद का कार्य संभाल रही हूँ 2 वर्षों से। और साहित्य लेखन का कार्य तभी से आरंभ हुआ जब हिंदी शिक्षण क्षेत्र में मैं पहुंची। तो वहां पर पढ़ाने के साथ साथ शोध कार्य होता रहा और अनुसंधान के आधार पर जो कुछ भी ज्ञान बटोरने का अवसर मिला उन जानकारियों को पेपर पर मैं उतारती रही, कागज पर उतारती रही और कभी लेख लिखती रही, कभी रेडियो कार्यक्रम के लिए भी मंगल विचार शीर्षक से कुछ लिखने का अवसर और प्रस्तुत करने का अवसर मिलता रहा। निबंध का लेखन हुआ और मुख्य रूप से मैं संपादकीय लिखती थी, क्योंकि महात्मा गांधी संस्थान के प्रकाशन एवं लेखन विभाग की अध्यक्षा के रूप में वहां से जो 2 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, बाल पत्रिका रिमझिम और वयस्कों के लिए पंकज पत्रिका, उन दोनों पत्रिकाओं की मुख्य संपादक अ, होने का भी अवसर मिला। तो मुख्य रूप से संपादकीय लेखन में मैं संलग्न रही और यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय में आने के उपरांत भी जो 3 पत्रिकाएं हैं, वार्षिक पत्रिका, विश्व हिंदी पत्रिका और यह तो शोध पत्रिका है, और एक दूसरी वार्षिक पत्रिका है जो साहित्यिक पत्रिका है, विश्व हिंदी साहित्य, और तीसरी पत्रिका सूचना पत्र है, विश्व हिंदी समाचार। तो तीनों पत्रिकाओं के लिए संपादकीय मैं लिखती रही। तो अगर आप लेखन की दृष्टि से देखें तो लेखन का कार्य प्रमुख
रूप से संपादकीय लिखने के कार्य से ही संबंधित रहा। क्या बात है। जी। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ ही दे दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है। और बहुत जी। बहुत अच्छा कार्य आपका जो आपने बताया। अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल जानना चाहती हूँ कि आप भारत में कहाँ से हैं? आ, अनुसुईया जी, मैं मॉरिशसीय हूँ। अच्छा। मेरे पूर्वज, हाँ, मेरे पूर्वज लगभग 150 वर्ष पहले मॉरिशस आए थे। जी। और मैं चौथी पीढ़ी की हूँ। अच्छा। मेरा जन्म मॉरिशस में हुआ, मेरी हिंदी की पढ़ाई मॉरिशस में हुई। बैठका से लेकर, मैंने बताया, प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालयी स्तर की सारी पढ़ाई मैंने मॉरिशस विश्वविद्यालय, मतलब कि जो उच्च स्तरीय पढ़ाई है, मॉरिशस विश्वविद्यालय से ही की। अम, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब हिंदी का प्रचार कार्य कर रही हूँ, तो उसमें भारत में भी हिंदी के प्रचार कार्य से जुड़ी हुई हूँ। बस। और जैसे कहते हैं कि मॉरिशस की पुत्री, उसी प्रकार आप हमें भारत की पुत्री भी मान सकती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आपकी भाषा। जब आप बोलती हैं तब लगता नहीं है कि आप किसी विदेश से पढ़ी हुई हैं। मॉरिशस मुझे ऐसे लगता है कि हिंदी के क्षेत्र में बहुत आगे है। जिस तरह से आप, मतलब आपको जिस तरह से उन्होंने शिक्षित किया है, और हिंदी इतनी स्पष्ट और इतनी सुंदर बोलती हैं आप। तो हाँ। आप लेखन। यहाँ पर मैं जोड़ना, हाँ अनुसुईया जी, यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही लगन के साथ हिंदी भाषा को संजो कर रखा। उन्होंने जगह जगह पर रात्रि के समय बैठका की स्थापना करके हिंदी की पढ़ाई, हिंदी का पठन पाठन आरंभ किया। सभी, लगभग सभी गांवों में हिंदी की पाठशालाएं खुली। जी। और उसी का परिणाम है कि पूर्वजों की जो अगली पीढ़ी हुई, अ, वे भी हिंदी पढ़ सीख कर उसे अच्छी तरह से बोल पाते हैं। और उनकी अगली पीढ़ियां के लोग हिंदी शिक्षक हैं, हिंदी प्राध्यापक हैं, हिंदी लेखक हैं। और हमारे मॉरिशस के हिंदी लेखक तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आपने अभिमन्यु अनंत का नाम सुना है, रामदेव धुरंधर जी का नाम सुना होगा, और हिमराज सुंदर आदि कई लेखक, मॉरिशसीय हिंदी लेखक हैं जो विश्वविख्यात हैं। उसी प्रकार मॉरिशस के हिंदी प्रचारक, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी का नाम है, सोमदत्त बखोरी जी का नाम है, जय नारायण रॉय जी का नाम है, इन सब के नाम बहुत आदर के साथ अभी भी लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी के प्रचार प्रसार में समर्पित किया। और उन्हीं की हिंदी सेवा का प्रतिफल है कि आज हम हिंदी के ध्वज को ऊंचा उठा कर रख रहे हैं। बहुत सुंदर। माधुरी जी, सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी सिर्फ भारत की भाषा नहीं है। मॉरिशस में जिस तरह से हिंदी को सहेजा गया और जिस तरह के तरीके से उसे लेकर चल रहे हैं, हमें तो सुनकर गर्व महसूस हो रहा है। जी। तो यह भी छोटी बात नहीं कि मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है। नहीं, जी। मतलब बनता है। विश्व। जिस तरह से काम हम्म। चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने भाषा को संजोया हुआ है, सचिवालय कहलाने के लायक मॉरिशस ही है। जी। तो धन्यवाद। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका लेखन किन किन विषयों पर केंद्रित रहता है, कोई विशेष कारण? हाँ। मेरा लेखन मुख्य रूप से धार्मिक सांस्कृतिक विषयों पर, और जो हमारे वैदिक मूल्य है, जो प्राचीन वैदिक मूल्य हैं, सहनशीलता, परोपकार, कर्तव्य की भावना, कर्म पर अधिकार, और जिन मूल्यों का प्रचार हमारे पूर्वजों ने किया है, जैसे स्त्री शिक्षा और अ, वृद्धों की सेवा, बालकों की शिक्षा, तो इन सब मूल्यों पर मुख्य रूप से मेरे लेख केंद्रित रहते हैं। और इसका कारण यह है कि मेरे माता पिता धार्मिक और विद्वान रहे हैं, और बचपन से ही उन्होंने हमें जो विद्या प्रदान की, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, विद्या की बात कर रही हूँ, जिसमें शिक्षा और नैतिक मूल्य दोनों हैं।
तो उन्होंने प्रारंभ से ही घर पर हमें जो विद्या प्रदान की, उसी का प्रभाव है कि हम सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, और मुख्य रूप से अ, धार्मिक विषयों और सांस्कृतिक मूल्यों पर अनुसंधान करते रहे, और इसी पर हमारे सभी लेख आधारित हैं। और इन्हीं मूल्यों को हम रेडियो के माध्यम से भी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी प्रस्तुत करते रहते हैं। बहुत सुंदर। आपके लेखन में महिला चेतना और समाज का गहरा चित्रण दिखाई देता है। क्या यह आपका उद्देश्य होता है या यह स्वाभाविक रूप से आता है? जैसे कि आपने बताया कि आपके माता हम्म। पिता ने जो आपको नैतिक मूल्य सिखाए हैं, तो इसमें महिलाओं के प्रति आपका जो रुझान है आपके लेखन में भी दिखाई देता है। तो इसके बारे में मैं आपसे जी विस्तार से जानना चाहूंगी। जी। अच्छा, जिस प्रकार मैंने आपको कहा, मूलतः हमारे प्राचीन मूल्यों पर मेरा अनुसंधान बना रहता है, उसी प्रकार अवसरों को भी ध्यान में रखते हुए मैं लिखती हूँ। जैसे कि जब मातृ दिवस आता है तो माँ की ममता पर लिखती हूँ, या नारी शक्ति पर लिखती हूँ, या जब वार्षिक हमारा एक दिन होता है ना, जी जी। नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण पर, नारी की सुरक्षा पर, नारी के अधिकार पर, और विशेषकर नारी के कर्तव्य पर मैं लिखती हूँ। तो ये अवसर को ध्यान में रखते हुए, और अक्सर हमें महिला सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है, या फिर महिलाओं की संगोष्ठी होती है तो हमें वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो उस अवसर के लिए भी जो भी पत्र प्रस्तुत करना होता है, तो हम प्रासंगिक विषय को ध्यान में रखते हुए नारी के कर्तव्य, कर्म, अधिकार, शिक्षा और दायित्व पर मैं कुछ न कुछ लिख कर प्रस्तुत करती रहती हूँ। जी जी, बहुत खूबसूरत। तो आज के समय में साहित्य का समाज पर प्रभाव कैसा देखती हैं आप? हाँ, साहित्य तो बहुत ही प्रचलित वाक्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी जो जी। कुछ भी हम समाज में देखते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम सृजन करते हैं। जी जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं प्राचीन मूल्यों पर अनुसंधान करके लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि मूल्यों का हनन होता जा रहा है। अ, पश्चिमी संस्कृति की ओर जो झुकाव है हमारी नई पीढ़ी की, अ, नई पीढ़ी का, और उसके उपरांत जहाँ पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की प्रवृत्ति है, वहीं पर हमारी जो प्राचीन वैदिक सभ्यता है उससे दूर हटने की भी प्रवृत्ति है। तो दूर हटने का परिणाम भयानक हमारे सामने दिख रहा है, जी। क्योंकि मूल्य पतन से हमारी हमारी जो नई पीढ़ी है वो न परिवार के प्रति, न अपने माता पिता के प्रति, न समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन नहीं। सही ढंग से कर पा रहे हैं। कर्तव्य की बात तो दूर है, जी सबसे पहले दायित्व दायित्व का प्रश्न आता है। जी, तो संवेदना दायित्व भी का खत्म पालन, हो रही है। जी, संवेदनहीनता भी आ गई है। जी। तो इस कमी को ध्यान में रखते हुए ही हम मूल्यों का पुनः प्रचार कर रहे हैं। जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही मूल्यों पर आधारित लेख तैयार करते हैं। बहुत बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप। तो आपकी नजर में एक सशक्त लेखिका बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, माधुरी जी? तो सशक्त लेखिका बनने के लिए सबसे पहले तो भाषा की पकड़ होनी चाहिए। जी जी। जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उस भाषा में निरंतर रचनाओं को पढ़ना, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। जी जी। जितना हमने अब तक सीखा है यह मानकर चलिए कि बहुत कम ही है। हर दिन आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक लेखिका तभी सशक्त बन सकती है
जो दूसरे लेखकों और दूसरी लेखिकाओं की रचनाओं को निरंतर पढ़ती रहती हैं, मूल्यांकन करती हैं, उस पर मनन चिंतन करती हैं, और जो भी अच्छाई उन रचनाओं में उन्हें दिखती है उसे अपनाती हैं और मौलिक रूप से कुछ नया रचने का प्रयास करती हैं। बिल्कुल। तो यह एक महिला के लेखन को सशक्त और प्रभावी बनाता है। जी बिल्कुल, ना कि सिर्फ महिला के लेखन को, जो भी लेखक लेखिका जो भी हैं जो सभी भी हाँ, सामान्य रूप से जिस भी सभी भाषा लेखकों। में कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों को भी ये सीखने की जरूरत है कि आप जब भी आप भाषा के ऊपर कार्य करते हैं तो भाषा से संबंधित जो लोग जा चुके हैं, जो लिख चुके हैं बहुत कुछ, उनको सबसे पहले उनका अध्ययन करना बहुत बहुत आवश्यक है। जी। जी। तो आप। यह उसी प्रकार है जैसे कि एक शिक्षक तभी पढ़ा सकता है जब वह स्वयं पढ़ता है। पढ़ता है, हम्म। सही। हाँ। सही कह तो रहे उसी प्रकार एक लेखक तभी लिख सकता है जब वह दूसरों के लिखे हुए को निरंतर पढ़ता है। हैं। बिल्कुल सही। हम्म। बिल्कुल सही। जी। तो आप किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रही हैं और क्यों? हाँ, असल में मेरी प्रवृत्ति है कि जहाँ पर साहित्य में भाषा एकदम सरल है, सुबोध है, और अर्थ एवं भाव एकदम सीधा प्रकट होता है, उस प्रकार के साहित्य से मैं प्रभावित होती हूँ। जैसे प्रेमचंद का साहित्य, जी। इतनी सरल भाषा है, और पढ़ने के बाद आप एकदम जुड़ जाते हैं उस साहित्य से। कनेक्ट कर तो लेते हैं। उस प्रकार के कई साहित्यकार हैं जिन्होंने भाषा का प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस केवल समाज में एक अच्छी प्रवृत्ति को जन्म कर देने का प्रयास किया। तो उनके लेखन के पीछे समाज को सुंदर बनाना था, एक बेहतर समाज का हाँ। निर्माण करना था। तो जिस साहित्य में एक बेहतर समाज का निर्माण करने का उद्देश्य होता है, और जिस साहित्य की भाषा एकदम सहज, सरल और प्रवाहमयी होती है, उस साहित्य के प्रति मैं आकर्षित होती हूँ। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें समाज को साहित्य को समाज का दर्पण बनाए रखना है तो हमें समाज को सुधार करने वाले जो साहित्य हैं उनको लिखने की आवश्यकता है। ना कि सिर्फ भाषा बहुत ही सुदृढ़ हो कि बहुत ऐसे शब्द डाले गए हैं जो कि बहुत ही कठिन है, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि जो कहानी है और कहानी क्या प्रस्तुत कर रही है, उसका निष्कर्ष निकल कर क्या आ रहा है, वो अगर स्पष्ट होता है पाठकों के मन में, तो मुझे ऐसा लगता है वो साहित्य ज्यादा बेहतर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अब तक कौन कौन से प्रमुख काव्य, कहानियां, लेख प्रकाशित किए हैं? कोई रचना जो आपके हृदय के अत्यंत निकट हो। हाँ, अनसुया जी, अक्सर लोग मुझसे मांग करते हैं कि अपनी कोई कविता आप भेजिए। हम एक काव्य संग्रह बना रहे हैं, तो उस काव्य संग्रह में हम आपकी कविता निहित करना चाह रहे हैं। कभी कोई मांग करता है कि अपनी कोई कहानी भेजिएगा। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनकी ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है। कब कविता, कहानी, नाटक आदि लिखने की प्रवृत्ति नहीं रही है। यद्यपि साहित्य का अध्ययन मैंने पीएचडी के स्तर तक किया है, लेकिन साहित्य के लेखन में मुख्य रूप से मेरा लेख और संपादकीय लेखन होता है, निबंधक लेखन होता है, जो गद्य, अन्य गद्य के रूप में आता है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो इस प्रकार से आरंभ में भी मैंने उल्लेख किया था कि मुख्य रूप से मैं निबंध, लेख और संपादकीय लिखती रही हूँ। और इनको लिखने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि अनुसंधान मुझे बहुत प्रिय है। निरंतर शोध करना, निरंतर नई
नए विषयों या नई नई बातों की खोज करना और उसके आधार पर एक मौलिक लेख तैयार करना, एक मौलिक संपादकीय तैयार करना या एक मौलिक निबंध तैयार करना, यह मेरी प्रवृत्ति रही है। और जो मेरे प्रिय लेख होते हैं वे मुख्य रूप से भाषा के उत्थान, हिंदी भाषा के उत्थान और समाज की सेवा करने के भाव पर जो लेख आधारित होते हैं, जो संपादकीय आधारित होते हैं, वही मेरे प्रिय होते हैं। जी। क्योंकि जीवन में मेरे तीन उद्देश्य हैं। जी। एक है भाषा का प्रचार, दूसरा है संस्कृति का उत्थान और तीसरा है समाज की सेवा। जी। तीनों को एक साथ लेकर हम चलते हैं। तो जहां पर भाषा के प्रचार की बात है तो भाषा प्रचार संबंधी, हिंदी प्रचार संबंधी निबंध और लेख हम लिखते हैं। जहां पर संस्कृति के उत्थान का प्रश्न है वहां पर प्राचीन मूल्यों पर आधारित निबंध, लेख और संपादकीय हम लिखते हैं। और जहां पर समाज सेवा का प्रश्न है वहां पर सेवा भाव, दायित्व भाव, कर्तव्य का भाव, इस प्रकार के जो सामाजिक मूल्य हैं उन पर आधारित हम निबंध, लेख और संपादकीय लिखते हैं। आपके लेखन कार्य को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंची हूँ कि आपका जो लेखन कार्य है वो दिशाहीन नहीं है। प्रॉपर एक दिशा दिखाई दे रही है कि आप किस राह पर चल रहे हैं। क्योंकि मैं जब से साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, मैं साहित्य की विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ। लेकिन एक 2020 से एक ऐसा कहते हैं कि डिवाइन टच हुआ कि मुझे इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा मौका मिला और मैं इसमें आगे बढ़ गई। लेकिन मैं जब भी मैं देख रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार लिया है जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो दिशाहीन है। मतलब लोगों को जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन आपसे बात करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि दिशा है। भाषा को हमें किस तरह से लेकर जाना है। जो कहानियां लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, बहुत सही है। लेकिन भाषा को एक दिशा देनी बहुत जरूरी है। आपके लेखन को एक दिशा देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप संपादकीय लिख रही हैं, अगर उसे कोई पढ़े तो उसे समझ में आएगा कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसे हमें सचमुच में लिखने की जरूरत है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाएगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही मुख्य कार्य है। ये कोई उड़ती हुई हवा में ऐसे नहीं है कि भाई कुछ खत्म हो रहा है हम उसे शुरुआत कर रहे हैं, नहीं। ये बहुत पहले से था और इसे हम लेकर चल रहे हैं बहुत ही विस्तार रूप से। तो ये आपकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ माधुरी जी। तो धन्यवाद अनुसुईया जी। उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही कहा। एक होता है स्वांतः सुखाई, कुछ लोग अपने सुख के लिए लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा नाम कमाने के लिए लिखते हैं, कुछ लोग यश प्राप्त करने के लिए लिखते हैं, कुछ लोग लेखक के रूप में जाने जाने के लिए लिखते हैं। लेकिन भाषा के उत्थान, संस्कृति के उत्थान और समाज की सेवा के लिए लिखना, यह एक उत्तम उद्देश्य यही होता एक है। उद्देश्य और जीवन में जरूरत उद्देश्य है को आज। निर्धारित करना जरूरी है। जरूरी है, सही कहा। और आज जरूरत है इन चीजों की कि आप एक उद्देश्य को लेकर के आप लिखें, क्योंकि बहुत बहुत आवश्यकता है आज के समय में। तो आपके लेखन को पाठकों से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली हैं? कोई यादगार अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी। हमारे जो निबंध हैं और लेख हैं, मॉरिशस के की एक पत्रिका है, आर्य सभा मॉरिशस की साप्ताहिक पत्रिका आर्योदय। तो आर्योदय में जो मूल्यों पर आधारित, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य पर आधारित लेख हैं, मानव मूल्य भी। तो ये सब लेख आर्योदय पत्रिका में छपते हैं। और इसके पाठकों की ओर से प्रतिक्रिया लगातार हमें प्राप्त होती है, कभी व्हाट्सएप द्वारा, कभी मेल द्वारा। और जो मुख्य रूप से प्रतिक्रिया होती है वह यह कि वे अगले अंक की प्रतीक्षा में हैं, अगले लेख, अगले निबंध को पढ़ने की प्रतीक्षा में हैं। या आर्योदय पत्रिका उन्हें प्राप्त नहीं होती है तो मुझ तक सूचना पहुंचती है कि देरी क्यों हो रही है, वे प्रतीक्षा में हैं पढ़ने के लिए। यह एक।
और दूसरी बात, जो हम छोटे छोटे निबंध या लेख तैयार करके मंगल विचार के रूप में रेडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। तो मंगल विचार रेडियो पर, मॉरिशस के मतलब कि जो राष्ट्रीय रेडियो है, हम्म। उस पर प्रति रविवार को प्रसारित होता है और श्रोता बड़े चाव से उसे सुनते हैं और प्रतिक्रिया भेजते हैं। सुबह लगभग 7 बजे से 7:15 बजे के बीच यह कार्यक्रम आता है। तो आ, मैं सामाजिक कार्य में भी संलग्न हूँ, तो सामाजिक कार्य में संलग्न होने के कारण जनता के बीच जाना, उनके बीच उठना बैठना, लोगों से मिलना, यह बना रहता है। तो जब लोगों से मिलते हैं तो वे प्रतिक्रिया देते रहते हैं कि हाँ, रविवार को हमने मंगल विचार सुना था, आपने इस विषय पर बोला था। और कभी कभी किसी कोई एक श्रोता कहता है कि 7 बजे हम सब कार्य छोड़कर आकर रेडियो के पास भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मंगल विचार आने वाला है। कोई एक श्रोता कहता है वे चाय पानी नाश्ता सब तैयार करके रेडियो के पास रख देते हैं, और जैसे ही मंगल विचार विचार का जो जिंगल है वह सुनाई देता है, दौड़कर आकर पास वे बैठकर आराम से नाश्ता भी लेते हैं और सुनते हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं से मनोबल बढ़ता बट है, उत्साह की वृद्धि होती है और लेखन का कार्य जारी रहता है। माधुरी जी, मुझे थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि मॉरिशस में कितनी प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी के इससे हिंदी में संलग्न है, या वो हिंदी पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। हाँ, वास्तव में तो आरंभ में 70% हिंदू ही थे यहाँ पर मॉरिशस में। धीरे धीरे यह थोड़ा घटता गया, क्योंकि वास्तव में यह पूरे विश्व की प्रवृत्ति रही कि कम बच्चे उत्पन्न करना। तो जब बच्चों की संख्या घटती गई तो हाँ, मॉरिशस में हिंदुओं की भी संख्या घटती गई। तो घटते घटते लेकिन आज भी लगभग 70% हिंदू हैं। और जो अहिंदी भाषी हैं वे भी हिंदी फिल्मों के माध्यम से, हिंदी गीतों के माध्यम से हिंदी अप्रत्यक्ष रूप से सीख ही लेते हैं। अन्य समुदाय के लोग बड़े मतलब कि जी। बड़ी खुशी के साथ हिंदी गीत गाते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं। और हिंदी जब कोई बोलता है तो जैसे तैसे सुनने वाला समझ ही लेता है कि क्या कहा जा रहा है। और एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने हिंदी का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और जैसे मैंने कहा, हिंदी शिक्षण, हिंदी प्रकाशन, हिंदी लेखन के क्षेत्र में वे आ चुके हैं। जी जी, आप जैसे लोग जो हैं वो हाँ, काफी। जैसे जी, तो ऐसे बिल्कुल। 10%, 20% कितने हैं उन 70% में से? मैं अभी निश्चित रूप से नहीं बता सकती। इस प्रकार का मैंने सर्वे नहीं किया कि कितने प्रतिशत लेखक प्रकाशक हैं, कितने लगभग प्रतिशत लगभग। शिक्षक हैं। लेकिन हिंदू मैं बता सकती हूँ, लगभग 60% हिंदू हैं। हम्म। और उन हिंदुओं में मानकर चलिए कि 40% तो हिंदी जानते ही जानते हैं। और जो अन्य लोग हैं, हम्म। जो बचे हुए लोग हैं, भले ही उन्होंने हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी हिंदी समझ ही लेते हैं। जी, हिंदी का प्रसार प्रचार इतना अच्छा है कि उन्हें सुनने के लिए मिलता है, तो वो इस जी, भाषा को समझ। हिंदी का प्रसार निरंतर रूप से हमारे राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्रीय टेलीविजन और सांस्कृतिक सभाओं, सामाजिक संस्थाओं और सरकार द्वारा भी जी, निरंतर हो रहा है। बहुत सुंदर। तो आपके लेखन को पाठकों से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं, ये तो आपने हमें बता ही दिया। तो क्या आपको कभी आलोचकों का सामना करना पड़ा है माधुरी जी? यदि हाँ, तो उससे आपने जी क्या? हाँ, ये तो जी, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना, है। जी, जी। आलोचना जीवन का एक अंग है।
जी। हम्म, आलोचना के बिना लेखन बन भी सुंदर बन भी नहीं सकता। बिल्कुल कि बिल्कुल, और आलोचना बात का से सदा स्वागत। बिल्कुल जी, मुझे वो दोहा याद आ रहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिल्कुल बिन साबुन पानी बिल्कुल। बिना निर्मल करे स्वभाव। जी तो लेखन का भी यही जी जी जी। तो मतलब। तुलसी जी ने कुछ सोच समझ कर ही ये शब्द लिखे हैं। जी तो आलोचना का हमेशा स्वतंत्र मन से खुले दिल से स्वागत करना होता है। कभी कभी हुआ है कि एक प्रकार का विचार हम प्रस्तुत करते हैं तो कोई उस विचार से सहमत नहीं होता है, जो कि स्वाभाविक है। बिल्कुल। और कुछ लोग थोड़ा विमर्श करने की इच्छा प्रकट करते हैं कि आपने अमुक जगह पर यह विचार प्रस्तुत किया था। तो मैं सोचता हूँ कि अन्य दिशा से भी हम विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनना आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या भाव है। तो उसे बहुत ध्यान से सुनना होता है, फिर उसे गुनाना होता है, उसे पचाना होता है, और उसके आधार पर आप जो नया लिख सकें तो नया लिखने का प्रयास करना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत जरूरी है, और वही है कि इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, बस अलग है। जी, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही। अलग है। तो वो सही, जो एकदम सही। अलग है वो भी सुनना जरूरी है, उसे भी जी स्वीकारना जरूरी है। सिर्फ मैं सही हूं यह कहकर दुनिया नहीं चलती, या कुछ भी नहीं चलता मुझे। हाँ। जी अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि लिख वही सकता है जो दूसरे के लिखे हुए को निरंतर पढ़ता है। देखिए, वक्ता के रूप में बोल भी वही सकता है जो दूसरे वक्ता से को ध्यान से सुनकर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अभी आपने जो जो कहा कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, हाँ अलग हो सकता है। तो इस प्रकार का वाक्य मेरे लिए नया है और इस वाक्य का प्रयोग मैं अन्यत्र अवश्य करने वाली हूँ। देखिए, आज आपसे भी मुझे सीखने का अवसर मिल गया। बहुत धन्यवाद अनुसुईया मैं जी। बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, आपके समक्ष मैं बोल पा रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो जी, आलोचकों के बारे में आपने इतना अच्छा बताया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि में आज की युवा पीढ़ी साहित्य से किस हद तक जुड़ी हुई है? उन्हें जोड़ने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? ये आवश्यक है कि उन्हें जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, सामान्य वृत्ति है। विश्व भर में इसी प्रकार का झुकाव है कि जिन विषयों से नौकरी की प्राप्ति होती है, युवा पीढ़ी उन्हीं विषयों में रुचि लेने लगे हैं और उन्हीं विषयों को सीखने लगे हैं। तो विज्ञान की ओर, अर्थशास्त्र की ओर, गणित की ओर, इन सब की ओर वे बढ़ते जा रहे हैं और साहित्य की ओर उनका झुकाव कम होता जा रहा है। तो यही कारण है कि विश्व हिंदी सचिवालय ने साहित्य के प्रति अभिरुचि वर्चुअल कार्यक्रम की श्रृंखला आरंभ की और इसका 25वां भाग हम कर चुके हैं। पिछले 2 वर्षों से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हर बार विश्व के 3 देशों से हम युवा पीढ़ी को आमंत्रित करते हैं। किसी एक बच्चे को या किशोर को या युवा को आमंत्रित करके उनसे हम निवेदन करते हैं कि अपनी किसी एक प्रिय साहित्यिक रचना पर हिंदी में बोलें। हम्म, तो एक तो हिंदी में बोलने का अवसर भी मिलता है उन्हें, हिंदी के प्रति उनके मन में जो भाव है वह भाव और भी सशक्त होता है। और दूसरी बात, साहित्य के पर बोलना हो तो साहित्य को थोड़ा ठीक से पढ़ कर वे आते हैं, तभी बोल पाते हैं। तो जिस साहित्यिक रचना पर वे बोलते हैं, उस साहित्यिक रचना की विशेषताओं का रेखांकन करते हैं कि क्यों यह रचना उन्हें प्रिय लगी है और आगे वे और कौन सी रचनाएं पढ़ना चाहेंगे। तो जब इस वैश्विक मंच पर आकर विद्यार्थी, मुख्य रूप से सब विद्यार्थी साहित्य के विद्यार्थी ही होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी न हो, मतलब किसी
किसी विद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाला प्रतिभागी न हो, अपितु अलग से हिंदी की जानकारी रखने वाला और हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कोई युवा हो, तो वह आकर बताता है कि उसके देश के कौन कौन से साहित्यकार रहे हैं और किस साहित्यकार की रचना उसे प्रिय है। तो यह एक माध्यम है जिसके हाँ, द्वारा हम जानकारी। युवा पीढ़ी, हाँ, साहित्य पठन के प्रति युवा पीढ़ी की अभिरुचि में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। जी। माधुरी जी, जस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौंधा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साहित्य में हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम इससे पैसा पैदा कर सकें, जैसे कोई थिएटर करना। हर देश में हम इस तरह से कि एक विषय लें जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो चल रहा हो कि समाज में उसकी गड़बड़ी है, और उसको सुधारने के लिए एक नाटक करें, और उस नाटक से हम उन नाटक करने वाले बच्चे या युवा जो अभिनय करने वाले लोग हैं उनको पैसे दें और वो इस पर कार्य करें। कुछ इस तरह के कार्य के बारे में कभी आपने सोचा है? हाँ, वास्तव में नाटक मंचन तो हम करते रहते हैं, और नाटक मंचन जब करते हैं तो उसके उससे पहले नाटक का लेखन होता है, नाटक का संपादन होता है, फिर उसके बाद कलाकारों का चयन होता है, फिर कलाकार एक एक जगह स्थान पर आकर मंच अभिनय का अभ्यास करते हैं, अभिनय का अभ्यास हो जाता है तो अंत में नाटक का मंचन होता है। लेकिन देखिए, नाटक मंचन से अगर आप पैसे कमाने का विचार कर रहे हैं तो बेहतर है कि इस विचार को आप त्याग ही दें। अन्यथा अगर हम पैसे कमाने के लिए नाटक मंचन करना आरंभ कर दें तो वह उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि फिल्म का निर्माण करना। हम्म। जब मूवी वो बनाते मूवी हैं बदल तो जाए, मूवी किस कारण से बनाते हैं, उद्देश्य फिर से सामने उद्देश्य आता बदल है। जाता है उनका। मूवी, हाँ, जिससे पैसा मूवी मिल रहा है बनाने का वो उद्देश्य उद्देश्य बनता है है। पैसे कमाना ना। हिंदी फिल्म बनाने का उद्देश्य, चाहे कोई किसी भी भाषा में हो, फिल्म बनाने का उद्देश्य है कितनी कमाई। उस फिल्म को सिनेमा घरों में दिखाना और उसे बेचना और कमाई करना। और कमाई करने के लिए होता क्या है, जो लोग पसंद करने लगते हैं बस वही उसी वही को वही। उसमें डाल देते हैं। वही। तो साहित्य हम लोगों के पसंद के अनुसार नहीं लिख सकते हैं। हम्म। साहित्य हम लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर लिखते हैं, तभी साहित्य में सौंदर्य आता है, शिव का भाव होता है और सत्य का भाव होता है। तो साहित्य वही है जो जो सत्य को और हित को साथ में लेकर चलने वाला होता है। हम्म। तो इसी इसी कारण साहित्य को हम कॉमर्स के आधार पर, हाँ, हाँ, क्योंकि साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का भाव होता है। वह सत्य को लेकर चलने वाला साहित्य होता है, और सत्य सभी को प्रिय नहीं होता है। जी। मूवी में जो दिखाया जाता है वो पूर्ण सत्य। मिथ्या होता है, हाँ, सच्चाई से वही बहुत दूर की बात। हम्म। हाँ, और नाटक को नाटक के माध्यम से यदि आप कमाना चाहें तो उसको भी सच्चाई से थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा। हम्म। और साहित्य में तो हम सच्चाई को, शिव को, सौंदर्य को बहुत महत्व देते हैं। जी। तो जो लिखी हुई किताब होती है, किताब के अंदर कोई भी ऐसी मिथ्या बात नहीं होनी चाहिए, वो इतनी ऑथेंटिकेट। नहीं होनी चाहिए, उससे अहित होता है, जी। समाज का हित नहीं होता है। जी। क्योंकि प्रभाव पड़ता है ना, जो आप पढ़ते हैं हम्म। पाठक के मन मस्तिष्क पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हाँ, भक्ति काल में जो लिखा गया उससे भक्ति का प्रभाव पड़ा। जी। जी। और आधुनिक काल में आपको पता है कि देशभक्ति का कितना सुंदर साहित्य रचा गया, तो उससे देशभक्ति का प्रभाव पड़ा।
जी। हम्म। माधुरी जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि प्रवासी भारतीय जो लिख रहे हैं पूरे विश्व में, भारत को छोड़ दीजिए, भारत की बात अलग है कि वहां पर बहुत ही सुदृढ़, मतलब बहुत जानकार हैं साहित्य के और वो लिखते हैं, चलिए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रवासी भारतीय लिख रहे हैं उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होती है और कहाँ होती है? प्रवासी भारतीय जो लिख रहे हैं वे जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान के अनुभवों को शब्दों में पिरो रहे हैं। हम्म। हम्म। तो उनकी रचनाओं में मौलिकता कितनी है? बेहतर है कि हम दूसरी रचनाओं से तुलना न करते हुए उनकी रचनाओं को उनकी भूमि की सुगंध के साथ अपनाएं। हम्म। हम्म। क्योंकि हाँ, भारत में जो साहित्य रचा जाता है या रचा गया, अब उसकी तुलना आप मॉरिशस में रचे साहित्य या फिजी में रचे साहित्य या सुरिनाम, त्रिनिदाद, गयाना में रचे साहित्य से करेंगे तो उस साहित्य के प्रति अन्याय अन्याय होगा। होगा। जी। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जिस भूमि में रहा है उस भूमि में उसने भाषा का जो ज्ञान प्राप्त किया है तो वह ज्ञान अलग होता है। भाषा की जानकारी अलग होती है। हर भूमि में हिंदी हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव होता प्रभाव। है। बिल्कुल सही। जी। और हर भाषा की साहित्य की अपनी एक विशेषता होती है। तो उस विशेषता को उस भूमि की सुगंध से जोड़कर जब आप देखेंगे तो वह साहित्य आपको ऑथेंटिक लगेगा। जी। जी। उसमें सच्चाई, मौलिकता लगेगी। लगेगी, हाँ। सही बात है। तो आपकी दृष्टि में जो हमने आज की युवा पीढ़ी के बारे में बात की, तो आपने बहुत सही बताया कि वो जुड़ी हुई है और जुड़ती जा रही है आगे चलकर। तो और आपने जो प्रयास किए हैं वो भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं माधुरी जी। और मुझे लगता है कि प्रवासी भारतीय काफी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो साहित्य के साथ जुड़ी रहे, हिंदी के साथ जुड़ी रहे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। आपको अपने लेखन कार्य के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे पार किया? थोड़े से चैलेंजेस के हाँ, बारे सबसे बड़ी चुनौती अनुसुईया जी समय है। समय निकालना। में। क्योंकि लेखन के लिए एक तो आपको एकांत जगह की आवश्यकता पड़ती है। आपको मग्न होने की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान एकदम केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। और हम प्रशासन का कार्य भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, प्रचार का कार्य भी करते हैं। तो एक तो हमारा मोबाइल निरंतर बजता रहता है। तो उसे कुछ जब लेखन का कार्य करना है तो कुछ समय के लिए मोबाइल को बंद करके अलग रखना होता है। तभी वो ध्यान आप लगा पाते हैं और लिख पाते हैं। अभी आरंभ करने से पहले मैंने आपको बताया मैं एक संपादकीय लिख रही थी जब आपका कॉल आया। तो और मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, लेकिन यह अच्छी बात रही कि सामने ही था। तो जी। आपका नाम देखा मैंने तो अचानक ध्यान आया कि यह कार्यक्रम करना है। तो संपादकीय को कुछ समय के लिए मैंने लेखन को रोक लिया और इस साक्षात्कार के साथ जुड़ गई। अब इस साक्षात्कार के बाद जब मैं लौटूंगी लेखन की ओर तो मुझे एक बार फिर से सभी विचार समेटने होंगे और ध्यान को फिर से एकाग्र करना होगा। क्योंकि एकाग्रता नहीं बनती है तो लेखन नहीं हो पाता है। उसमें हम्म। 15-20 तो मिनट आप कर। एकाग्रता बनाए रखना और समय का सही प्रबंधन करना है जिसे अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट जी। कहते हैं। तो समय का सही प्रबंधन आप करें और एकाग्रता बना दें और आपको पता हो कि आपको क्या लिखना है, किस पर लिखना है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो फिर कार्य आसान हो जाता है। जी। जी बिल्कुल। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लिखने बैठे हों और एक तार ऐसा जुड़ गया हो कि ऐसे बस शब्द निकलते चले जा रहे हैं, आपकी कलम लिखती चली जा रही है? कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ है? हाँ, वास्तव में लिखते समय तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा है
कि मैंने लिखना आरंभ किया और लगातार मैं लिखती रही। एक ही, जैसे लोग कहते हैं, एक ही सांस में एक कविता लिख देना, या एक ही बैठक में एक कहानी लिख देना, या एक ही बैठक में एक लेख तैयार कर देना, इस प्रकार का अनुभव मेरे साथ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं लिख देती हूँ तो मुझे बार बार उस पर चिंतन करना पड़ता है, और बार बार उसमें निखार लाना होता है। जब जब पूर्ण रूप से संतोष मिल जाता है कि हाँ, अब यह रचना पाठकों तक पहुंचाने योग्य योग। है, तभी उस रचना को मैं प्रकाशन के लिए भेजती हूँ। लेकिन एक ही बार में लिख देने पर नहीं, मुझे संतोष नहीं होता है। काफी लोग जल्दी जल्दी में कुछ लिख कर भेज देते हैं हमारे यहाँ प्रकाशन के लिए, लेकिन जब हम उन रचनाओं का संपादन करने के लिए बैठते हैं तो काफी। बहुत उसमें कार्य करना पड़ता है। कभी कभी इतना कार्य कि हम सोचते हैं बेहतर है इस रचना को हम अलग ही कर दें, किसी अन्य रचना का चयन करें। जी जी, जी। इस प्रकार से। हाँ। अन्य रचना का चयन से अच्छा है कि हम उस चीज को बार बार पहले शुद्धिकरण करें, देखकर। हाँ, अच्छी बिल्कुल। बात है कि वो एक ही कलम में अगर आप लिख भी लेते हैं, माना कि आप बहुत सुदृढ़ लेखक या लेखिका हैं, तो लिख भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जरूरत होती है कि आप निखार लाएं ताकि वो पाठकों तक सही तरीके से पहुंच सके। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि परिवार और साहित्यिक जीवन में जो आपने संतुलन बनाया है, जिस समय नियोजन की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में कि किस प्रकार जी। आपने, हाँ। कि आपके बच्चे बड़े जी। हुए हैं, अब जब छोटे थे क्या तब भी आप हाँ। साहित्य से जुड़ी हुई थी? जी, लेखन का काम, उपासना जी, यह त्याग का काम होता है, अनुसया तपस्या का काम। जी। हाँ, अनुसुईया, जी क्षमा करें, अनुसुईया जी। जी। अ, तपस्या का कार्य होता है। तो इसमें जो त्याग आप करते हैं, आपका परिवार भी बराबर त्याग करता है। क्योंकि जो समय आप परिवार को दे सकते हैं, वह समय आप उस समय में से काट कर आप एक जगह पर बैठकर अगर लिखते हैं, तो मतलब आपके साथ आपका परिवार भी त्याग कर रहा है। और समाज का काम भी करते हैं तो भी बराबर होता है। तो पहले तो परिवार को समझा देना होता है कि हम यह करना चाह रहे हैं, और परिवार के सदस्यों की बिल्कुल सहमति हो और उनका पूरा सहयोग हो, तभी आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो मैं अगर लेखन का काम कर पा रही हूँ, तो इसमें मेरे अपनों का बहुत भारी सहयोग है, जिसे मैं अमूल्य सहयोग मानती जी। तो अब आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ रहते हैं या मतलब अब उनकी शादियां हो गई हैं? हूँ। जी जी, नहीं, बच्चे तो अभी, एक बेटी ने अभी आईटी अफसर का कार्य करना आरंभ किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आईटी अफसर के पद पर नियुक्त हुई है, बड़ी लड़की। और छोटी लड़की अभी पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में। और बड़ी लड़की जो नौकरी कर रही है, वह भी एमए के लिए पढ़ाई कर रही है, और उसके बाद पीएचडी के लिए भी पढ़ाई करेगी। तो अभी तक मैं मानकर चलती हूँ कि बच्चे का जो अध्ययन का काल है, वह अभी जारी है। तो उसमें आपको सहयोग करना पड़ता है या वो अब स्वतंत्र हैं अब? जी। हाँ। ज्यादातर आत्मनिर्भर हो गई है, और दोनों तो शायद आप मानती होंगी कि बेटियां कुछ जल्दी ही आत्मनिर्भर बन जाती हैं। हाँ। तो दोनों आत्मनिर्भर बन गई है और अपना कार्य स्वयं करती है। हाँ, कभी कभी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो पूछताछ वे अवश्य करती हैं, सलाह मशवरा करके ही वे आगे बढ़ती हैं। जी जी। नहीं, जी। बहुत सुंदर। तो आप काफी हद तक मतलब अपने घर के इस जिम्मेदारी से तो आप अब थोड़ी सी वो हो गई हैं, मतलब परे हो गई हैं, इसलिए शायद साहित्य के कार्य में ज्यादा सहयोग दे पा रही हैं। यही हाल मेरा भी है, मेरे भी बच्चे हैं, बड़ी वाली जो है वो अब ए लेवल पे आ गई है
और छोटी वाली सेकेंडरी में। तो अब काफी हद तक वो अपना कार्य संभाल लेते हैं, तो मुझे मोस्टली उनके खाने पीने की चिंता करनी होती है और घर का नियोजन करना होता है। इसलिए मैं ये सारे कार्य कर पा रही हूँ। और बहुत अच्छा है कि डिवाइन ने मुझे इस समय ये कार्य में मेरी रुचि लगाई है, ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। शायद पहले लगाते तो पता नहीं कैसे हो पाता, लेकिन शायद लगाते तो मैं होता। तो मैं तो आपको दिल से बधाई देती हूँ कि आपने कॉमर्स क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की, जो आरंभ में आपने उल्लेख किया था। लेकिन क्षेत्र अलग रहा, अध्ययन का क्षेत्र, फिर भी आप इधर हिंदी कार्य से जुड़ गई, और इतना बढ़िया आप जूम पर यह साक्षात्कार करती हैं, और विश्व साहित्य सेवा संस्थान की सेवा आप कर रही हैं, और दूसरी, हाँ, दूसरी और भाषा की भी सेवा कर रही हैं। तो सचमुच बधाई के पात्र है। और मैं तो मानती हूँ कि कुछ लोगों का चयन किया जाता है। कुछ लोग पैदा होते हैं बिल्कुल। इस उद्देश्य से। यही कारण है कि भले ही आपका अध्ययन कहीं और हुआ, लेकिन आपका जन्म किसी एक प्रयोजन से हुआ था। बिल्कुल। जी। मन और की बात कह रही। हाँ, और प्रकृति ने जब अपनी लीला कर दी, तो फिर आपको उस प्रयोजन में लग ही जाना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है। भले ही मैंने कॉमर्स में पढ़ाई की, चाहे साइंस ले लेती, कुछ भी करती मैं, लेकिन मुझे वहां पैदा किया और मेरी हिंदी को इतनी मजबूत जो बचपन से उन्होंने मुझे प्रदान किया, वो शायद इसीलिए किया कि तुम्हें जाकर इसका कार्य करना है। आज मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जी। हाँ, लोग पैदा होते हैं इस प्रकार के कार्य के लिए। जी जी। तो बस अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका कोई विशेष सामाजिक योगदान या अभियान जिसे आप साझा करना चाहें, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य अभी चल रहा हो, योजना चल रही हो। जी। हमारा तो जो सबसे बड़ा अभियान है, वह भाषा प्रचार का ही अभियान है। और बच्चों को पुनः हिंदी से जोड़ना, क्योंकि जो दूर होते जा रहे हैं हिंदी से, वे हमारे बच्चे ही हैं। और बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे पहले अभिभावकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना है। तो भाषा का जो अभियान है हमारी दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, ताकि इस अभियान को आगे हम ले चलें, क्योंकि यह एक छोटा अभियान नहीं है, और इस अभियान को पूरा होने में समय भी लगेगा। समय। हम्म क्योंकि किसी के मन को बदलना आसान नहीं होता है। किसी के विचार करने की शैली को बदलना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो सोचिए हमारा दायित्व कितना कठिन है, कि हम अभिभावकों के मन को, शिक्षकों के भी मन को, क्योंकि शिक्षक का मन भी शिक्षण में लगाना पड़ता है, कभी कभी जोड़ना होता है, मन वैसा ही है हट जैसे जाता कि है एक उनका नदी भी। बह रही है और उसको उल्टी दिशा में मतलब बहाने वाला कार्य है। जी जी। तो यह भाषा अभियान वाला कार्य। और दूसरा जो है वह प्राचीन मूल्यों के उत्थान का अभियान जो है, यह भी हम चला रहे हैं, और यहाँ भी हमारा कार्य ज्यादातर बच्चों, किशोरों और युवाओं के साथ चलता है। तो समय समय पर हम नियमित रूप से कार्यक्रम करते रहते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, और मूडियों पर फोरम का आयोजन करते हैं, संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़े लोग नहीं बोलते हैं, जिसमें बच्चे स्वयं आकर उन मूल्यों के बारे में बोलते हैं, और बड़े लोग वक्ता बनते हैं। थोड़ा उल्टा करते हैं हम बहुत अच्छा। हम बड़ों को श्रोता बनाते हैं, उनके बच्चों को वक्ता बनाते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि बच्चे अपने माता पिता को सिखाएं कि देखिए, हमें इस भाषा को पढ़नी है, हमें इस मूल्य को जानना है। माता पिता भूल कर रहे हैं आजकल। तो हम माता पिता को ज्यादा समझाने के बजाय, हम बेहतर है कि बच्चों बच्चों को को समझाएं, सही मूल्यों कह पर रही हैं। आधारित, बिल्कुल सही। हाँ, छोटी क्योंकि छोटी बच्चे रचनाएं एक देकर। कोरा कागज है, उन पर लिखना, उनको समझाना आसान है। लेकिन जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, अभिभावक हैं, वो
ढल चुके हैं उसी भाव में, तो उनको वापस से वैसा बनाना ये और ज्यादा कठिन कार्य है। तो बेहतर है कि जो हम बच्चों को लेकर आपने बताया कि कार्य करने की आवश्यकता है और आप कर रहे हैं उस पर कार्य, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी। धन्यवाद। जी। जी, और माधुरी जी आपने देखा होगा हमारे सभी जो वर्चुअल कार्यक्रम हैं, हाँ। उसमें चाहे चाहे हिंदी में अभिव्यक्ति वाला कार्यक्रम हो, चाहे साहित्य के प्रति अभिरुचि वाला कार्यक्रम हो, सब में प्रथम पंक्ति में बच्चे होते हैं, दूसरी पंक्ति में उन बच्चों को निर्माण करने वाले शिक्षक होते हैं, और तीसरी पंक्ति में प्रचारक होते हैं। तो जी, बच्चों को सबसे आगे हम रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बचपन में मैंने एक भाषण दिया था, तो मुझे किसी ने, मेरे एक गुरुजी थे, उन्होंने लिख कर दिया था। उसमें एक लाइन थी जो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जब कभी किसी और की माँ जब आपकी माँ बीमार हो जाती है तो क्या आप किसी और की माँ को माँ कहते हैं क्या? नहीं ना। कभी आप नहीं, अपनी माँ का कभी इलाज नहीं। करवाते हैं, आप अपनी माँ का हम्म। इलाज करवाते हैं और उसे स्वस्थ करते हैं। तो ये वही समय है कि हमारी माँ, हम्म। हमारी मातृभाषा अगर बीमार पड़ गई है या लोगों ने उसे कम आंकना शुरू कर दिया है, तो हम बच्चे मिलकर अब उसे प्रशस्त करें और उसे श्रेष्ठ बनाएं, ताकि हम उसे अपना कर अपने बच्चों से भी कह सकें कि इसे अपनाइए। तो यह कार्यभार बहुत बढ़िया। संभाल रहे हैं। तो आज के युग का यह राम उदाहरण, बच्चे बनेंगे। जी। जी, एकदम सटीक उदाहरण दिया है आपने। अपनी माँ, दूसरे की माता को अपनी माता न कहना। हम्म, अपनी माँ ही अपनी माँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे मातृ जैसे भी हो, जैसे भी हो, चाहे जैसी भी हो, अपनी माँ है। जो मातृत्व हमें उससे मिलेगा, जो ममता हमें उससे मिलेगी, वो दूसरे से मिलना, मतलब माँ वो भी है लेकिन फिर भी हम बच्चे हैं, हम मतलब वो चीज नहीं मिल पाएगी जो हमें अपनी माँ से मिलेगा। तो बेहतर है कि सभी माँओं का ख्याल रखिए, लेकिन अपनी माँ का ख्याल सबसे ज्यादा रखिए। जी। सही, एकदम सही। तो हम अपने साक्षात्कार के अंतिम चरण पर हैं डॉक्टर माधुरी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे मंच विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर के माध्यम से जो साहित्य प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं तो अभिभूत हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। आपको याद होगा कि आरंभ में आपने बताया कि 1 घंटे का साक्षात्कार होने वाला है, और स्वाभाविक रूप से मेरे मुख से निकला, 1 घंटे की बातचीत हम करेंगे, फैला फैला कर क्यों हम कहें, उसे छोटा करें और समेट कर जो भी कहना है समेट कर कहें। लेकिन अभी अनुसुईया जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब बीत गया या बीतने ही वाला है अब। इतना इतनी शीघ्रता से यह समय बीता कि पता ही नहीं चला। और इसका कारण यह है कि जब साहित्य की चर्चा करते हैं तो हम इतना डूब जाते हैं कि समय का भान भी नहीं रहता है। और हाँ। विश्व साहित्य सेवा संस्थान हम्म, साहित्य की सेवा करने वाला संस्थान है। तो इस संस्थान को मैं नमन करती हूँ। और आप इतनी कुशलता से, प्रतिभा के साथ और विषय को गहराई से समझ कर इस साक्षात्कार का संचालन कर रही हैं, आपको मैं हृदय की गहराई से बार बार बधाई देती हूँ। और संस्थान को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम, साक्षात्कार का आयोजन करता है। और मेरे तरह अनेक लेखकों और लेखिकाओं को मंच पर लाकर उनसे बातचीत करना और उस बातचीत को लोगों तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो संस्थान को धन्यवाद, बधाई, और आपको भी धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद माधुरी जी, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए। और मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में आई है कि जब आप कार्य इस उद्देश्य से करते हैं कि आपको ये डिवाइन ने दिया है, जब आपको ये समझ में आने लगता है, तो कहीं ना कहीं उस डिवाइन की शक्ति उसमें शामिल हो जाती है। जब आप काम करते हैं तो बिल्कुल। समय का भान रहता है,
और ना ही किसी और चीज जी। का भान रहता है। तो मैंने जब भी जी। किसी साहित्य के वक्ता से बात की है तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मतलब मैं जो कर रही हूँ बस यही करना है मुझे। और आपसे भी जैसे बात करते करते पूरा 1 घंटा, कभी कभी तो 1.5 घंटा लोगों के साथ मैं बात करती रहती हूँ और मेरे चेहरे पर वही मुस्कान रहती है और सुनने में इतना अच्छा लगता है। लोग, मुझे नहीं पता कि लोग कहते होंगे कि यार 1 घंटे का वीडियो इतना बड़ा कौन देख रहा है, लेकिन शायद कभी ना कभी भविष्य में जब इनकी किताबें बनेंगी और ये चीज जब लोग सुनेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। और आशा करती हूँ कि जो साहित्य से जुड़े एकदम सही। हाँ, ये ऐसा एकदम सही है। जी। जी। माधुरी जी, हमारे मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतनी ज्ञानी हैं हिंदी के विषय में, और मॉरिशस में रहकर आपने जो कार्य आपने अपनी बुजुर्गों की धरोहर को इतनी अच्छी प्रकार से सहेजा है और संवारा है, और इसके लिए आपका तहे दिल से नमन है। और बस हम ऐसे ही मिलते रहें, हम सब एक ही क्षेत्र के लोग हैं और दिल से कनेक्टेड हैं और डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते रहेंगे, अवश्य मिलते रहेंगे। और हिंदी का कार्य मिलकर करेंगे तो उस कार्य की सफलता निश्चित होगी। निश्चित है जी। जी। नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।